नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्या गुरु और इस वीडियो में आपके लिए साइंस का एक मॉडल पेपर लेकर आया हूं जिसमें हम मोस्टली फिजिक्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये जो वीडियो है आपके लिए हर एग्जाम जिसमें साइंस पूछी जाती है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूँगा। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस की क्वालिटी सही लगे तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एमसीक्यू के माध्यम से आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली डाउन द अर्थ देन इट्स टोटल एनर्जी। जब कोई बॉडी फ्रीली अर्थ में गिरती है तो उसकी टोटल एनर्जी क्या होती है। देखिए, अगर ऊपर वाले पॉइंट पर आप देखेंगे तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी, दो प्रकार की एनर्जी होगी, पोटेंशियल और काइनेटिक। तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पर सबसे ज्यादा होने वाली है अपर पॉइंट में अगर बात कर रहे हैं, और काइनेटिक एनर्जी होगी जीरो जब बिल्कुल स्टिल पोजीशन पर है। और अगर उसको हमने छोड़ा तो धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी कम, और जैसे ही वो जमीन पर आके टकराएगी तो पोटेंशियल एनर्जी टकराने के बाद जब बॉडी रुक जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जीरो, और काइनेटिक एनर्जी यहां पर मैक्सिमम रहेगी जब सरफेस पर टकराएगी। तो ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ऊपर मिलकर मान लीजिए अगर होते हैं 10 जूल, 10 जूल, क्योंकि जूल यूनिट होती है एनर्जी की, तो 10 जूल होते हैं, तो नीचे भी इसकी एनर्जी कितनी होगी, 10 जूल, और बीच में भी इसकी एनर्जी क्या होगी, 10 जूल। तो हर जगह इसकी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का जो सम होगा वो इक्वल होगा, कांस्टेंट होगा, कहीं पर भी बदलेगा नहीं। तो आंसर यहां पर होगा रिमेन कांस्टेंट। ये हर पोजीशन पर जितनी है उतनी ही रहेगी। तो ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होता है मैकेनिकल एनर्जी के बराबर, और ये मैकेनिकल एनर्जी होती है कांस्टेंट। ध्यान रखेंगे, ठीक। चलिए, तो यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अ कार इज एक्सिलरेटेड ऑन द ड्वेलर्ड रोड एंड अटेन अ वेलोसिटी 4 टाइम, ठीक है, ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है उससे 4 गुना स्पीड समतल रोड पर जब ये चलती है तो कर लेती है। पहले इसकी वेलोसिटी थी मान लीजिए v, तो बाद में हो गई 4v, है ना। अब ये 4v जब हुई तो क्या बोल रहा है, इन दिस प्रोसेस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कार। तो पोटेंशियल एनर्जी कार की कितनी चेंज हो जाएगी ये बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की बात की गई है, जब कार चलेगी तो सिंपल सी बात है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी आप नहीं निकाल पाएंगे, आप यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी निकाल पाएंगे। तो काइनेटिक एनर्जी में तो परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ पर परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में बिल्कुल परिवर्तन नहीं होगा, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाता। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी में कितना परिवर्तन होगा, तो आंसर निकालते हैं। आपको पता होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 mv²। तो m, यहां पर तो v था, और यहां पर v कितना हो जाएगा, 4v। तो 4v का स्क्वायर करेंगे, m तो कांस्टेंट ही रहेगा, मास तो कांस्टेंट रहेगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो होगा 16v। मतलब कितने गुना हो गया, ये 16 टाइम हो गया। तो अगर आपसे पूछ लेता कि काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी चेंज होगी, तो आंसर यहां पर होगा 16 टाइम चेंज हो जाएगी स्टार्टिंग से कंपेयर जब हम कर रहे होंगे तब। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक। तो यहां पर आंसर ए ऑप्शन होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पूछा गया है, ठीक। उम्मीद करता हूं आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझ आ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन, इन केस ऑफ नेगेटिव वर्क। जब नेगेटिव वर्क कब होता है, जब एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज। तो जब मान लीजिए फोर्स, आपको पता होना चाहिए, वैसे पहले मैं बताता हूं वर्क डन क्या होता है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये होता है। इनके बीच में प्रोडक्ट लगता है कॉस का। किसका लगता है, कॉस का प्रोडक्ट, क्योंकि इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट काम कर रहा होता है। उसको आप जानने की इच्छा मत रखिए, नॉर्मल कॉस थीटा आप याद रख लीजिए अगर आपको इतना याद है तो।
अब आपसे मैं पूछूंगा कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव कब होती है, तो आप कहोगे नेगेटिव, अब हमको याद नहीं है तो छोड़िए, आप इससे भी छोड़िए। मान लीजिए फोर्स अगर आपका इस तरफ लग रहा है और अगर जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो भी इस तरफ हो रहा है, तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे, बिल्कुल। तो ये दोनों इस कंडीशन पर को फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए फोर्स आपका इस डायरेक्शन पर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आपका इस डायरेक्शन पर हो रहा है, तो फोर्स को अगर आप पॉजिटिव ले लें तो डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में आपको एंगल कितना नज़र आ रहा है, तो आप कहोगे इन दोनों के बीच में एंगल मेरे को 180 का नज़र आ रहा है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 180 का होता है तो वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं, प्लस इससे भी कि कॉस थीटा की वैल्यू 180 पर माइनस की होती है, इसीलिए हम इसको कहेंगे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, 180 डिग्री एक दूसरे के बीच में होगी। तो यहां पर तो डी ऑप्शन होगा। कई तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन 180 यहां पर आंसर है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन सी यूनिट एनर्जी की नहीं है। तो एनर्जी की यूनिट क्या क्या होती है, देखिए नॉर्मली जूल तो आपने पढ़ ही रखा है। अब आपसे पूछूं कि मान लीजिए एनर्जी है, एनर्जी ही वर्क डन होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, दोनों ही इक्विवेलेंट होते हैं एक दूसरे के। और अगर वर्क डन की बात की जाए तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो न्यूटन मीटर भी एनर्जी की यूनिट मान ली जाएगी, तो यहां पर न्यूटन मीटर भी इसकी यूनिट होगी। और अगर बात करें, क्या आप ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि आपको पावर की यूनिट पता है, तो आप कहोगे पावर की बिल्कुल पता है, वाट होती है, वाट होती है। और अगर पावर को हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, आप कहोगे वो बन जाता है एनर्जी, या फिर आप उसको हीट कह सकते हैं। मतलब हीट भी क्या, वर्क डन और एनर्जी के इक्वल होता है। तो यहां पर हीट की या फिर एनर्जी की यूनिट क्या, वाट आवर भी हो सकती है, यहां पर लिखा हुआ है। तो यहां पर सी ऑप्शन में लिखा है किलोवाट। किलोवाट किसकी यूनिट होती है, पावर की। तो यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये तो क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन है द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन द। तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता, किस पर निर्भर नहीं करता, तो काम आपको मैं बता दूं, देखिए फोर्स पर निर्भर करेगा, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला ही होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो फोर्स पर डिपेंड करेगा, डिस्प्लेसमेंट पर भी डिपेंड करेगा, तो इन दोनों पर तो डिपेंड करेगा। और साथ साथ इन दोनों के, ये दोनों किस डायरेक्शन पर लग रहे हैं ये भी डिपेंड करेगा। तो यहां पर एंगल पर भी डिपेंड करेगा, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, वाटर स्टोर्ड इन अ डैम पोजेसेस। तो वाटर डैम में किस प्रकार से इकट्ठा किया जाता है। सिंपल सी बात है, अगर उसको वाटर को डैम में इकट्ठा किया क्यों जाता है, तो आप कहोगे उसे इकट्ठा करके उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी को जनरेट कर दिया जाता है। अब पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगी तो बाद में वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएगी। तो वाटर किस प्रकार से डैम में स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी उसमें क्रिएट की जाती है, क्योंकि बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाएगा तो उसके पास ताकत आ जाएगी और बाद में उसको अचानक से छोड़ा जाएगा। तो टरबाइंस नीचे लगे होते हैं, टरबाइंस मूव करेंगे और मूव करेंगे तो वो किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होंगे। तो यहां पर बोला जा रहा है वाटर जो डैम पर स्टोर है उस पर कौन सी एनर्जी होगी, तो आप कहोगे उस पर पोटेंशियल एनर्जी होगी। डी ऑप्शन आपका यहां पर आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, अ बॉडी इज फॉलन फ्रॉम अ हाइट। एक हाइट से बॉडी गिरती है, मान लीजिए यहां से गिर रही है और हाइट है आपकी h। बोला जा रहा है आफ्टर इट हैज फॉलन अ हाइट h2। अगर टोटल हाइट है आपकी h, माफ कीजिएगा, टोटल हाइट है आपकी h और अगर वो बीच पर होता है, मतलब हाइट आधी
आधी पे पहुंच चुका होता है तो बोला जा रहा है इट विल पजेसेस, तो उसके पास क्या होगी। देखिए अगर वो बिल्कुल अपर पॉइंट पर है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। लेकिन जब वो चलता 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 नीचे आधे पॉइंट पर आ चुका है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी, ग्रेविटेशनल की वजह से उसके पास वेलोसिटी जनरेट हो चुकी है। तो इस पोजीशन पर काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों होंगी, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर बोला जा रहा है कि क्या होगा, आधी मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऊपर 10 जूल था मान लीजिए, तो यहां पर 5 जूल होगा आपका पोटेंशियल एनर्जी, 5 जूल होगा आपका काइनेटिक एनर्जी। और इन दोनों का जो पूरा सिस्टम है 10, ऊपर अगर 10 है तो यहाँ पर भी 10 जूल होगा, तो दोनों आधे आधे में डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ जूल कंटेन इन 1 किलोवाट आवर। देखिए जूल होती है एसआई यूनिट, लेकिन ये एसआई यूनिट नहीं होती। एसआई यूनिट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वाट किलोवाट में लिखा हुआ है तो इसको किलो हटा दो, वाट में रखो, प्लस आवर लिखा हुआ है, सेकंड की यूनिट टाइम की यूनिट क्या होती है, आप कहोगे सेकंड होती है, तो आवर को सेकंड में कन्वर्ट कर दो, बस वही आपका जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 किलो वाट आवर की जब हम बात करेंगे तो पहले तो इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए किलो को वाट में, किलो को आपने हटा दिया, उसकी जगह 1000 लिख दिया, है ना। और अगर बात करें आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको 3600 से मल्टीप्लाई करना होता है। अगर 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वाट और सेकंड, अब ये एसआई यूनिट कन्वर्ट हो चुकी है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 36। 3 जीरो तो आगे थी और इसके आगे 2 जीरो मतलब 5 जीरो आ चुकी हैं। तो ये आपका हो गया वाट सेकंड। अब वाट सेकंड को ही आप जूल लिख सकते हैं। तो अब इनमें से ऑप्शन छांट लीजिए। देखिए 36 पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा है, 36 को अलग कर दीजिए और यहाँ पर 5 जीरो है तो 10 की पावर 5 हो गया। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है 2 आर्मी पर्सन्स ए एंड बी ईच ऑफ वेट 500 न्यूटन क्लिम्ब अप। दोनों देखिए 2 आर्मी के पर्सन्स हैं, उन दोनों के पास जो वजन है वो कितना 500, माफ कीजिएगा, जो उन दोनों के पास वेट कितना है 500 न्यूटन का है, और वो रस्सी से एक हाइट पर 10 मीटर की हाइट पर क्लिम्ब कर चुके हैं, वहां पर पहुंच चुके हैं। टेक्स 20 सेकेंड, इनको क्लिम्ब कर कर ऊपर पहुंचने में ये कितना 10 मीटर की हाइट पर पहुंचे हैं दोनों। ठीक है, 500 न्यूटन इनके पास वेट है, कितना 500 न्यूटन दोनों के पास वेट है। यहां बोला जा रहा है ए टेक्स 20 सेकेंड, ए टेक 20 सेकेंड, ये ए मान लीजिए ये ए है ये और ये बी है, तो इसको 20 सेकेंड लगा और इसको 40 सेकेंड लगा। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ पावर ऑफ ए एंड बी। पावर का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप दोनों का कर सकते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे पावर का तो मुझे फॉर्मूला एनर्जी के फॉर्म में पता है, या फिर आप हीट कह सकते हैं, है ना। हीट और एनर्जी दोनों इक्विवेलेंट होते हैं क्योंकि दोनों की यूनिट जूल होती है। तो मैं फॉर्मूला आपका पावर का लिखूं, यहां पर पावर होता है एनर्जी अपॉन में टाइम। अब एनर्जी अपॉन में टाइम होता है तो एनर्जी, यहाँ तो एनर्जी दे नहीं रखी, यहाँ तो फोर्स दे रखा है 500 न्यूटन। तो आप क्या एनर्जी को चेंज कर सकते हो फोर्स में, तो आप कहोगे बिल्कुल। क्यों, एनर्जी इक्विवेलेंट होती है वर्क डन के। जब एनर्जी इक्विवेलेंट होती है वर्क डन के तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, वर्क डन अपॉन में टाइम होता ही है। पावर इक्वल होती है वर्क डन अपॉन में टाइम। अब वर्क डन को आप कन्वर्ट कर सकते हो फोर्स में। कैसे, वर्क डन आप किस में कन्वर्ट करोगे, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। देखिए फोर्स भी दे रखा है आपको, हाइट भी दे रखी है आपको, हाइट ये दे रखी 10 और समय भी दे रखा है आपको। अब आप इनका रेशो निकाल पाएंगे। तो अब इसको मैं हटा देता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको दोबारा से समझाता हूं। आपके पास क्वांटिटीज ऊपर क्वेश्चन में लिखी हैं, मैं यहां पर इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करता हूं। चलिए यहां पर अगर आप देखेंगे, क्या देखेंगे, तो मैं पेन ले लेता हूं, उसके बाद देखिए यहां पर आप पहले ए के लिए अगर आप पावर निकालेंगे तो क्या हो जाएगी,
वर्क डन को आपने मतलब फोर्स पहले लिखो 500 और इसके बाद यहाँ पर इसकी हाइट कितनी थी तो आप कहोगे 10 मीटर और टाइम कितना लगा इसको तो 20 सेकेंड इसको लगा। और दूसरे वाले की बात करें बी की तो ऊपर वाला तो सेम ही है 500 और 10, नीचे इसका टाइम अलग हो गया कितना 40 सेकेंड। तो अब आपसे बोला जा रहा है ए और बी इन दोनों का रेशो निकालना है। तो सोचिए 500 से 500 कट गया, 10 से 10 कट गया और 40 ऊपर पहुंच जाएगा क्योंकि इन दोनों का आप डिवाइड कर रहे हैं ना, 40 ऊपर पहुंच गया तो 40/20 आपका आंसर होगा। 0 से 0 कट गया और 2 के टेबल में 2 और 1 तो 2:1 इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस प्रकार से आपको करना होता है, क्वेश्चन आपको समझ के करना है। अगला क्वेश्चन है इफ स्पीड ऑफ अ कार बिकम 2 टाइम्स, अगर कोई स्पीड है आपके कार की वो डबल कर दी जाए तो काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है 1/2 मास इंटू वेलोसिटी की पावर 2 होती है। अब पावर 2 होती है, अगर मास आप बढ़ाएंगे तो जितना आप मास बढ़ाएंगे उतना टाइम काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, लेकिन अगर आप वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो उतना टाइम नहीं, उतना टाइम बढ़ जाएगी, मतलब उसकी पावर डबल बढ़ेगी। आप 2 टाइम बढ़ा रहे हैं तो ये 4 टाइम बढ़ेगी। 2 की पावर कितना होता है 4, अगर 3 टाइम बढ़ाते तो कितना 9 टाइम बढ़ जाती। अगर इसी प्रकार से आप बढ़ाते जाते 4 टाइम तो 16 बढ़ जाती, 5 तो 25 बढ़ जाती। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी तो आंसर होगा आपकी 4 टाइम काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी अगर आप वेलोसिटी को 2 टाइम बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन क्या होता है। देखिए अगर मैं आपसे बोलूँ बॉडी आपकी यहाँ चल रही है, अगर फ्रिक्शन बॉडी इस तरफ मूव कर रही है तो इस तरफ डिस्टेंस तो इस तरफ कवर हो रहा है, लेकिन फोर्स किस तरफ लगता है फ्रिक्शन में तो आप कहोगे अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितने का 180 का बन रहा है। मतलब सोचिए अगर मैं F को ले लूँ नेगेटिव और डिस्प्लेसमेंट को ले लूँ पॉजिटिव, तो आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब है बोला क्या जा रहा है इनमें से पहचानिए। तो आपकी जो फोर्स है अगर अलग डायरेक्शन में लग रहा है, काइनेटिक एनर्जी अलग डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट अलग डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है तो आपकी एनर्जी को ये कम करेगा। कौन सी एनर्जी को तो आपकी मूवमेंट कर रही है, वेलोसिटी से मूव कर रही होगी कोई ना कोई बॉडी, तो जब वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वेलोसिटी को कम करेगी तो मतलब काइनेटिक एनर्जी इसकी कम होगी। क्योंकि आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है mgh। ये तो वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में आता ही नहीं है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी आपको पता है 1/2 mv² होता है। वेलोसिटी डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है वेलोसिटी पर। तो यहाँ पर आपकी काइनेटिक एनर्जी को ये डिक्रीज करेगा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है व्हेन अ कॉइल स्प्रिंग इज कंप्रेस, अगर कोई कॉइल है उसको आपने कंप्रेस कर दिया, द वर्क इज डन ऑन द स्प्रिंग द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए जब आप उसको किसी भी स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि इसका वर्क डन, इसकी जो कैपेबिलिटी होगी वो कैसी हो जाएगी। तो आप कहोगे जब आप इसको कंप्रेस करेंगे तो इसके पास एनर्जी आ चुकी है, तो एनर्जी आ चुकी है तो इलास्टिक एनर्जी इसकी कैसी होगी हाई होगी। तो यहाँ पर आंसर होगा इंक्रीज कर जाएगी इसकी एनर्जी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन 1 जूल वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन, 1 जूल वर्क कब हो जाता है। तो आपसे मैं पूछूंगा कि 1 जूल किसके बराबर होगा, 1 न्यूटन और 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट जब किया होगा तो आपका 1 जूल वर्क होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर फोर्स 1 न्यूटन लगे और डिस्प्लेसमेंट आपका, ये बी में सही आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट आपका 1 मीटर हो, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या होता है। सिंपल सी बात है, इतना पढ़ लिया, वाट इसकी यूनिट होगी, जूल किसकी होती है वर्क डन, एनर्जी,
हीट, आप किसी को भी कह सकते हैं। न्यूटन किसकी होती है? फोर्स की। मीटर किसकी होती है? डिस्टेंस की। बस इसी तरीके से आपको पढ़ना है। अगला क्वेश्चन, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इंक्लूड्स। मैकेनिकल एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जी इंक्लूड होती हैं? पहले ही बता चुका हूं, मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं होती किसी बॉडी की, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब अगर आप बॉडी ऊपर रखते हैं तो इसके पास कौन सी होगी? सबसे ऊपर टिप पॉइंट में, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो या ना के बराबर होगी। तो इन दोनों की जो एनर्जी मिलाकर होगी उसको हम मैकेनिकल एनर्जी कहेंगे। वो कितनी हो सकती है? मान लीजिए 10, मेरा एग्जाम्पल बढ़िया है, 10 ले लेते हैं, 10 जूल। अब बीच में आती है तो इसकी कितनी होगी? 5 हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, 5 हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, दोनों का सम कितना होगा? 10। नीचे सरफेस पर जब टकराएगी तो क्या होगा? तो उस टाइम पर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 10 और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0 के अप्रॉक्सीमेट। तो जब 0 के अप्रॉक्सीमेट होगी तो उस टाइम पर भी मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी? 10। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम। तो यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज। तो कमर्शियल, आपके घर में जो मतलब मीटर लगे हैं उसमें आप कभी आपने रीडिंग या फिर पावर कैसे आप कंज्यूम करते हैं वो अगर आपने देखा हो तो आपको पता होगा, 1 यूनिट बराबर होती है आपकी 1 किलोवाट आवर के। यही होता है। अगर इतनी आप एनर्जी को यूज़ कर लेते हैं तो आपकी 1 यूनिट एनर्जी बन जाती है। और ये कमर्शियल, मतलब सोचे किलोवाट आवर में कमर्शियल यूनिट एनर्जी की मानी जाती है। वैसे तो यूनिट जूल भी है एनर्जी की, लेकिन कमर्शियल जब बात करेंगे तो कमर्शियली में किलोवाट आवर को हम कमर्शियल यूनिट एनर्जी की मानते हैं। ठीक, चलिए आगे बात करें। यहां पर बी ऑप्शन सही था। अगला क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स। तो पोटेंशियल एनर्जी आपको पता होना चाहिए। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी और एच। एम क्या है? मास ऑफ द बॉडी। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एच क्या है? अर्थ से हाइट ऑफ द बॉडी। अब यहां पर बोल रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस पर डिपेंड करेगी? तो देखिए, वो किस पर डिपेंड करेगी? पोजीशन पर बिल्कुल डिपेंड करेगी, और कॉन्फ़िगरेशन पर बिल्कुल, इन दोनों पर डिपेंड करेगी। लेकिन इन सबसे बढ़िया ऑप्शन यहाँ पर सी मिल रहा है, तो सी लगा देंगे। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ये पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन दोनों पर डिपेंड करेगी, तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, नोट इज अ साउंड। नोट क्या है? नोट क्या है? ये एक प्रकार की सिंगल फ्रीक्वेंसी है। क्या है? सिंगल फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, इन सोनार। सोनार सिस्टम आपको पता होगा कि जब आपका कोई जहाज पानी से जा रहा होता है तो वो अपनी गहराई पता करने के लिए सोनार से अल्ट्रावायलेट रेस को नीचे भेजता है। अगर उसके जो समतल की डिस्टेंस हर जगह बराबर आ रहा है, हर जगह जो डिस्टेंस बराबर आ रहा है, तो उनको समझ आ जाता है कि उनके नीचे कोई खतरा भी नहीं है और वो इतनी हाइट पर चल रहे हैं। जो जहाज है आपका वो इतने गहराई पर पानी में चल रहा है। तो सोनार सिस्टम क्या है? ये समुद्र के अंदर फ्रीक्वेंसी भेजी जाती है जिससे कि वो अपनी डिस्टेंस या फिर ये पता करते हैं कि वो कितनी गहराई पर चल रहे हो, अचानक से उनकी गहराई बढ़ ना गई हो। तो सोनार सिस्टम में किस वेव का यूज़ करते हैं? तो अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, साउंड ट्रेवल इन एयर इफ। हवा ध्वनि में कैसे चलती है? सिंपल सी बात है, आपको मालूम हो तो मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ तो क्या हो रहा है? पार्टिकल आगे हैं, जैसे मान लीजिए ये पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल में एनर्जी गई। एनर्जी जब इसके पास पहुंची तो ये पार्टिकल मूव करने लग जाएगा। ये मूव करेगा तो इसके आगे वाले में के पास एनर्जी पहुंचा देगा, फिर इसके आगे वाले में एनर्जी, फिर आगे, इस तरीके से पार्टिकल से एनर्जी मूव करती है। तो पार्टिकल हल्का सा अपने आसपास वाइब्रेट करता है और एनर्जी का ट्रांसफ़र करता है टू अनदर पार्टिकल। तो इस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। पढ़ते हैं, पार्टिकल ऑफ मीडियम ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो पार्टिकल खुद एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाकर एनर्जी को देता है, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ एनर्जी को अपने मूवमेंट के माध्यम से पहुंचाता है। तो ये आधी स्टेटमेंट सही है।
अगला क्वेश्चन, देयर इज नो मॉइस्चर इन एटमोसफियर, ये तो कोई गलत मतलब है। डिस्टर्बेंस मूव्स, तो बिल्कुल डिस्टर्बेंस मूव करता है, मतलब डिस्टर्बेंस एनर्जी का मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पर ये कहना चाह रहा है। लेकिन यहाँ पर सी ऑप्शन भी सही सा है और ए ऑप्शन भी सही था, तो दोनों का मर्जर ऑप्शन यहाँ पर डी बना हुआ है। बोथ पार्टिकल एज वेल एज डिस्टर्बेंस ट्रेवल वन प्लेस टू अनदर, तो ये सबसे बेहतर आंसर होगा, डी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन, व्हेन वी चेंज फीबल साउंड टू लाउड साउंड वी इंक्रीज इट, जब हम कमजोर ध्वनि को तेज ध्वनि में बदलते हैं तो इसमें क्या वृद्धि होती है? तो जब हम लाउड एनर्जी में बदलेंगे तो इसका एम्पलीट्यूड हमको बढ़ाना पड़ता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगर आप एम्पलीट्यूड बढ़ा देते हैं तो आपकी साउंड लाउडर हो जाती है, यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर आपको अपनी आवाज़ तीखी करनी है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। अगर आपसे पूछा जाए कि मेल और फीमेल की साउंड में से फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा होती है तो आप कहोगे फीमेल की। ठीक, और अगर आप कहोगे, आपसे पूछा जाए लाउडर किसकी होती है तो आप कहोगे मेल की। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अर्थक्वेक प्रोड्यूसेस विच काइंड ऑफ साउंड बिफोर द मेन शॉक वेव बिगिंस, तो अर्थक्वेक कौन सी प्रकार की साउंड को जनरेट करता है जिसकी वजह से कई जानवर इनकी साउंड्स को सुन लेते हैं? आंसर होगा ये इंफ्रा साउंड जनरेट करता है। इंफ्रा साउंड क्या होती है? देखिए, हम किन साउंड्स को सुन पाते हैं तो 20 जूल से लेकर 20,000 जूल तक हम सुन लेते हैं। लेकिन अगर 20 से कम वाली साउंड है तो उसको हम इंफ्रा कहेंगे, लेकिन अगर 20,000 से ज़्यादा वाली साउंड है तो उसको हम अल्ट्रा साउंड कहेंगे, और बीच में जो साउंड पड़ती है उसको हम ऑडिबल साउंड कहते हैं। तो इंफ्रा साउंड हम नहीं सुन पाते, ये अर्थक्वेक के द्वारा जनरेट होती है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कौन कौन इंफ्रा साउंड सुन लेता है, मतलब इंफ्रा साउंड कैन बी हियर्ड बाय, तो इंफ्रा साउंड राइनोसरस यहाँ पर सुन पाता है, और ये दोनों जो है डॉग और बैट, आपको बता दूं ये दोनों अल्ट्रा साउंड्स को सुन लेते हैं, हम ऑडिबल साउंड्स को सुनते हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इंफ्रा साउंड एलिफेंट्स, राइनोसरस और हिप्पोपोटामस सुन लेता है। ठीक, तो उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।